यार पिंटू, कल तूने मुझे और मोहिनी को म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट के बीच का अंतर बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और हमारे समझ में भी आ गया था। और हमें ये भी समझ आ गया कि परिस्थितियों के हिसाब से फायदे और नुकसान को देखते हुए हमें पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पर पिंटू भैया, अब हमें ये बताइए कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालना चाहिए। भाभी, बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर सारा का सारा समझाऊंगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए भाभी, इसमें ज़्यादा ना जाते हुए एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड के प्रकार को समझते हैं, जिन्हें आम इन्वेस्टर के लिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना पैसा इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई, हम भी तो आम इन्वेस्टर्स में आते हैं, तो गुरु हमें भी तो समझाओ। तो एसेट क्लास के हिसाब से, यानी कि आम इन्वेस्टर के हिसाब से, ये 3 प्रकार के फंड होते हैं। पहला फंड इक्विटी फंड, दूसरा फंड डेबिट फंड, तीसरा फंड हाइब्रिड फंड। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें इक्विटी फंड की परिभाषा के बारे में बताता हूँ। इन्हें ही समझना हमारे लिए ज़रूरी भी रहेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं, यानी कि जो फंड इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसका मतलब मेरा जो पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें पैसा लगाने के 3 प्रकार हैं। जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिटी फंड, डिवाइडेड यील्ड स्कीम ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और थेमेटिक फंड। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा पिंटू भाई। मनमोहन, जो फंड लार्ज मार्केट कैपिटल की कंपनियों में इन्वेस्ट होता है उसे लार्ज फंड कैप कहते हैं। और लार्ज मार्केट कैपिटल कंपनियों वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है। मसलन जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, LRT वगैरह। हाँ, लार्ज कैप कंपनियां बड़ी और काफ़ी समय से स्थापित होती हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस भी रहती हैं। यहाँ तक कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इन कंपनियों के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, इसलिए लार्ज कैप कंपनियों में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की तुलना में रिस्क कम ही रहता है। ओके। और ये मिड कैप क्या है? मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। इनमें वो कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज्यादा और 1 लाख करोड़ से कम होता है, और इस म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। और स्मॉल कैप फंड क्या होता है? जब स्मॉल कैप कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो वो स्मॉल कैप फंड कहलाता है, और इसमें वो कंपनियां आती हैं जिसकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ तक की होती है। तो म्यूचुअल फंड को इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदा? क्योंकि ये कंपनियां डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में होती हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कभी भी मिड कैप से लार्ज कैप भी बन सकती हैं, लेकिन क्यों? ग्रोथ के साथ साथ इन कंपनियों का फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलो अब बात करते हैं सेक्टर फंड की। ये क्या होता है पिंटू भाई? सेक्टर फंड जो होते हैं किसी विशेष सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट फंड। और सेक्टर फंड सिर्फ मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करती है। अगर हम बात करें SBI फंड की तो वो सिर्फ फार्मा में ही इन्वेस्ट करती है। लेकिन क्या? क्योंकि ये फंड रिस्की होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर फंड सिर्फ एक ही सेक्टर में लग जाए और वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नुकसान तो होगा ही होगा। क्यों? हाँ, वो तो है। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अब डाइवर्सिटी फंड पर। डाइवर्सिटी इक्विटी फंड वो होते हैं जिन्हें अलग अलग सेक्टर और अलग अलग मार्केट कैपिटल की कंपनियों में इन्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इनमें रिस्क कम होता है क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिटी में इन्वेस्ट होता है। मतलब? डाइवर्सिटी से मतलब ये होता है कि आपका पैसा कभी भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डाला जा सकता है, यानी कि आपका पैसा वहां मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए इधर से उधर डाइवर्ट किया जा सकता है। ये तो ठीक है भाई, मगर इसमें नुकसान की संभावनाएं तो कम हो जाती होंगी। चलो अब बात करते हैं ELSS की, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। इसमें क्या है? ये एक टैक्स सेवियर स्कीम है भाभी, और इस स्कीम में आप 3 साल से कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और ELSS में 3 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो जाते हैं। क्यों? लॉक किस लिए? क्योंकि इस स्कीम में सेक्शन 80 के अंतर्गत 1.5 लाख तक के रिटर्न में इनकम टैक्स से छूट मिलती है, इसीलिए। वैसे देखा जाए तो ठीक ही है, छूट तो मिल ही रही है ना। तो चलो अब बात करते हैं थेमेटिक फंड की। थीमेटिक फंड मतलब ये कि ये फंड किसी थेमेटिक पर यानी किसी प्रोजेक्ट की भूमि पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि हाउसिंग थीम में इन्वेस्टमेंट करती है। वो किस तरीके से? इसके लिए म्यूचुअल फंड सीमेंट कंपनी, पेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रूरल एरिया थीम, ई-कॉमर्स थीम वगैरह वगैरह। ओके। तो ये तो थी म्यूचुअल इक्विटी फंड और इसके अंदर आने वाले दूसरे फंड की परिभाषा।
मैं तुम्हें बताता हूँ डेट फंड क्या है। फिंटू भाई, सुना है कि डेट फंड सिक्योर और फायदेमंद फंड है और इसमें रिस्क की मात्रा भी बहुत कम होती है। आपने सही सुना है भाभी, क्योंकि डेट फंड में म्यूचुअल फंड आपका सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और एक तरह से ये समझ लो कि ये म्यूचुअल फंड उन्हें लोन के तौर पर पैसा देता है, जिसके बदले में ब्याज लेता है। तो डेट फंड में होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड में एक अंतर तो होता है। वो क्या है फिंटू भाई? वो ये भाभी कि डेट फंड क्योंकि शेयर मार्केट में उसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए यहाँ से मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में होता है। इसीलिए आपका पैसा तो सेफ है, पर रिटर्न वही है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और वह मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसीलिए रिस्क तो है, मगर फायदे की संभावना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। और अगर डेब्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार फिंटू भाई? पहला गिफ्ट फंड, दूसरा जंक बॉन्ड स्कीम, तीसरा फिक्स मैच्योरिटी और चौथा है लिक्विड स्कीम। तो गिफ्ट फंड क्या है? मोहिनी भाभी, ये जो फंड है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें गिफ्ट फंड कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट इशू करती है। मतलब म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं जाता? हाँ मनमोहन, पहले तो सरकार के खाते में आता है, उसके बाद वो अलग अलग सिक्योरिटीज को देते हैं और इसमें डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, और फंड स्कीम को भले ही इसमें नुकसान हो या फायदा, मगर आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा भरोसेमंद तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। सो तो है फिंटू भाई, इसलिए इन्वेस्टर का पैसा यहाँ सिक्योर हो जाता है। लेकिन गिफ्ट फंड भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से? पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म, और इसी के आधार पर इन्वेस्टर का रिटर्न उसे वापस मिलता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, जंक बॉन्ड स्कीम पर। ये क्या होता है भाई? जंक बॉन्ड स्कीम के अंदर पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा? फायदा तो होता है और बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या मेरे भाई? डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है भैया। ध्यान तो मुझे लगता है हर स्कीम पर रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना जाने तो नीम हकीम खतरा है जान है भाई। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब तू अगला पॉइंट ठीक से समझ ले। बता भाई, आज तो पूरा समझ कर रहेंगे। अगला पॉइंट है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ओके। ये प्लान बिल्कुल बैंक के एफडी की तरह होता है, और एफडी की तरह लो रिस्क वाला। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें पहले ही निश्चित मैच्योरिटी होती है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, और ये प्लान ज्यादातर सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इत्यादि में निवेश करते हैं। लेकिन इसका जो रिटर्न होता है वो बैंक एफडी से ज्यादा होता है। अच्छा जी। हाँ मनमोहन बाबू, समझे आप? हाँ यार, समझ में तो आ रहा है। अच्छी बात है, तो चलो अब अगले पॉइंट को भी समझ ले। समझा मेरे भाई। अगला पॉइंट है लिक्विड स्कीम। लिक्विड स्कीम? हाँ, लिक्विड स्कीम, और ये डेबिट फंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। अब वो कैसे फिंटू भाई? वो ऐसे है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके लिए कंपनियां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर से पैसे उधार लेती हैं। उधार लेती है मतलब? क्योंकि लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और टर्म डिपॉजिट। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि ये सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देती है और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ओके। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इस फंड में अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। दैट्स ब्रिलियंट। तो चलो मैं आपको तीसरे फंड के बारे में भी बता देता हूं, जो है हाइब्रिड फंड। एक्चुअली जो फंड एक से ज्यादा क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हाइब्रिड फंड कहते हैं। कैसे फिंटू भाई? क्योंकि ये हाइब्रिड फंड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड और डेब्ट फंड में। फिंटू भाई, इस तरह तो म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इसमें तो और भी बहुत सारे फंड होंगे। जैसे कि ओपन एंडेड फंड, जिसे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। इसी तरह क्लोज एंडेड फंड है, इस फंड को आप हर वक्त बेच और खरीद नहीं सकते, और जब ये फंड अपना न्यू फंड ऑफर लेकर आता है तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फंड को मैनेज करने को लेकर भी फंड होते हैं, जैसे कि एक्टिवली मैनेज फंड, जिसमें फंड से जुड़े सारे फैसले फंड मैनेजर लेता है। दूसरा पैसिवली मैनेज फंड, जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो फंड मैनेजर के जरिए मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि इंडेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड के काम का दायरा बहुत बड़ा है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर सिस्टम काम कर रहा है। और नहीं तो क्या, ये इंटरनेशनल स्तर पर भी फैला हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल फंड विदेशी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होते हैं। रियल एस्टेट फंड से जुड़ी हुई कंपनियों में भी, जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। गोल्ड फंड में भी, जिसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी,
जिसमें फंड स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता है। तो मनमोहन और मोहिनी भाभी, मैंने आपको म्यूचुअल फंड के प्रत्येक फंड की परिभाषा समझा दी है और अब आपको फैसला ये खुद लेना है कि आपको अपना पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फिंटू भाई, म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद तो मैं और मोहिनी क्या, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, और वो भी फायदे और नुकसान के पहलुओं को जानते हुए। हाँ, अरे हाँ, एक बात तो रह गई। वो क्या फिंटू भाई? वो ये कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के अंतर्गत यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप 100 रुपए में भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर वर्तमान में मार्केट में चल रहे शेयर का रेट जानना चाहते हैं तो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो म्यूचुअल फंड की किसी भी साइट में आप जाकर देख सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। क्या यार पिंटू भाई, सारा ज्ञान आज ही दे दोगे? थोड़ा बहुत ज्ञान बाग के लिए भी छोड़ दो, अभी तो बहुत कुछ समझाना है देखने वालों को। सही कहा नंदू, अभी तो मैंने सिर्फ परिभाषाएं बताई हैं म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आने वाले फंड्स की, और अभी तो यह बताना बाकी है कि इन्वेस्ट कैसे करें और इसके फायदे और नुकसान क्या है म्यूचुअल फंड के। तो देखते रहिए हमारे म्यूचुअल फंड के आने वाले वीडियो, और तब तक हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू। पिंटू भाई बड़े जोरदार है, अरे